जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे चुंबक के क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल कि किसी तार में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, ऐसा तार लें जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी हो यानी विद्युत हो और उसको चुंबक के क्षेत्र में रखें, चुंबक के पास रखें, तो क्या होगा इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे बाबू कि कोनो तार में अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, मतलब वो तार चुंबक बन जाता है। बताए थे ना पिछले लेक्चर में यही बताए थे कि जब किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, जब किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी होता है, धारा होता है, तो उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, मतलब वो तार जो है चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर दो चुंबक को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे से चिपकते हैं और नहीं तो दूर भागते हैं, सब यही होता है ना। तो अब देखो तार भी चुंबक बन गया। अब हम बड़हिक्का चुंबक ला रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट, समझते हैं ना, परमानेंट मैग्नेट जिससे हम लोग खेलते थे पहले बचपन में, उसको अब इस तार के पास लाएंगे और देखेंगे क्या होता है। तो आज इस लेक्चर में इसी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, और दूसरा चीज हम पढ़ेंगे घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है, मतलब घर की वायरिंग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि घर की वायरिंग कैसे होती है। देखिए, हमारे तार में क्या होता है, किसी भी तार में आप कोई भी तार ले लीजिए, कॉपर का ले लीजिए, एल्युमिनियम का ले लीजिए, केबल ले लीजिए, कोनो तार लीजिए, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहेगा यानी कि धारा प्रवाहित हो रहा होगा तब उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, मतलब कि वो तार चुंबक की तरफ व्यवहार करने लगेगा। जब किसी तार में लाइट होता है, आपके घर में केबल आया रहता है ना, उस केबल पे एगो नट चिपकाएंगे छोटी चुकी तो चिपक जाएगा, हल्का सा चिपकेगा, कैसे कि उस पर बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड बना होता है, बहुत कम मैग्नेट की तरफ व्यवहार करने लगता है। तो तार जो होता है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जब किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी होती है तो वो चुंबक की तरफ व्यवहार करता है, चुंबक बन जाता है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को कट करते हैं तुरंत वो फिर से नॉर्मल हो जाता है, यानी कि वो फिर से तार सिंपल हो जाता है, चुंबक कोंबक कुछ नहीं रहता है। तो जब तक धारा प्रवाहित हो रही है, जब तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब तक ये तार जो है चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। इसको हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे और इसी से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए थे ना। तो अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब यह मैग्नेटे है, चुंबके है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से बना है। और हम नॉर्मल चुंबक परमानेंट मैग्नेट जिससे हम बचपन में खेलते थे, अब इसके पास इसको ले जाके देखेंगे क्या इसमें समानता है। देखो, जब हम किसी दो चुंबक को पास लाते हैं तो चिपकता है या दूर हटता है, वैसे ये भी एक चुंबक हो गया, तार वाला चुंबक हो गया और एक नॉर्मल चुंबक हो गया। अब हम इन दोनों को पास लाके देख रहे हैं कि या ये चिपक रहे हैं ये दोनों या दूर हट रहे हैं, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए, जब किसी तार में धारा प्रवाहित होता है तो चुंबक बनता है। अब हम जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र समझते हैं ना, हम बताए थे आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र बाबू कुछ नहीं, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई और चुंबक लाने पे वो चुंबक के बल का अनुभव करने लगे। अब मान लीजिए कि ये चुंबक रखा हुआ है, हम एक दूसरा चुंबक लेके आ रहे हैं, तो दूर जब तक कि दोनों दूर दूर हैं सब, कोनो बल नहीं लगेगा। और जैसे जैसे पास लाएंगे, जब कुछ दूर पे आएंगे तो लगेगा कि ये चुंबक एक दूसरे को खींच रहे हैं, मतलब बल लगाने लगेंगे। तो जहां से बल लगाना प्रारंभ हो जाता है वहीं से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड है। जिस सीमा से बल लगना चालू हो जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड की सीमा है। मान लीजिए यहाँ पे लाए तो यहाँ से इस पे बल लगना शुरू हो गया, खिंचाव बल, ये मैग्नेट जो है इस मैग्नेट को खींच रहा है, तो यहाँ इसका बॉर्डर है, इस मैग्नेटिक फील्ड का बॉर्डर है। ठीक, ये इसका एरिया है, इसमें कोई भी अगर चुंबक आएगा तो उस पर बल लगेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप क्या समझे कि चुंबकीय क्षेत्र कुछ नहीं है, बस चुंबक की चारों तरफ का क्षेत्र है जिसमें कोई दूसरा चुंबक आएगा तो उस पर बल लगेगा, या तो खिंचाव आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल, यही लगेगा। अब देखो, हम इसके बारे में हम बता चुके हैं। और दूसरा चीज बताए थे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो हम आपको बताए थे कि हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाबू नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर हमेशा का मतलब कि मैग्नेट के बाहर हम बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, ऐसे बताए थे।
अब देखो, इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे थे और वैसे हम दिशा निकाले थे। तो आप जाकर पिछला लेक्चर देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तब आपको समझ में आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर कैसे होती है। तो हम आपको इस बारे में बता चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, तो इसमें दिशा की जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो, हम क्या करते हैं, दो चुंबक लेते हैं। क्या करते हैं, दो चुंबक, नॉर्मल वाला दो चुंबक लेते हैं। एक ये चुंबक हो गया और एक ये चुंबक हो गया। हमको इस चुंबक में, इन दोनों चुंबक में पता है कौन नॉर्थ है और कौन साउथ है। क्या पता है हमको कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है। हम इसका निकाले हुए, मतलब मैग्नेटिक जो सुई होता है, चुंबक की सुई जो होता है, उससे हम पता कर चुके हैं कि इसकी दिशा, इसका मतलब पोलैरिटी किधर है। देखिए कैसे पोलैरिटी पता किया जाता है। एक कंपास होता है, कंपास समझते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक सुई होता है, मैग्नेटिक सुई, मैग्नेटिक नीडल जिसको बोलते हैं। और ये मैग्नेटिक नीडल कुछ नहीं होता है, एक चुंबक का ही सुई बनाया गया होता है, चुंबक का सुई, जिसपे पहले से ही इसकी पोलैरिटी मालूम होती है। एक पे लिखा होता है एस, एक पे लिखा होता है एन। ठीक, अब देखिए, हम जानते हैं कि जब n और n एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक दूसरे को धकियाएंगे, और जब s और s एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक दूसरे को धकियाएंगे। मतलब अगर नॉर्थ इस चुंबक की तरफ आके रुक रहा है, देखो अगर ये चुंबक है, हम इसको कैसे पता करते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। अगर ये चुंबक है, इसकी पोलैरिटी पता करनी है इस चुंबक की, तो यहाँ पे हम लाएंगे कंपास। अब कंपास में क्या होगा, सुई ऐसे व्यवस्थित हो जाएगा, इस तरफ से घूम करके और ऐसे व्यवस्थित हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे था, नाच जाएगा। जब चुंबक के पास ले जाएंगे ना, तो जानते हैं कि चुंबक या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, नहीं तो दूर भगाएंगे, यही करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे घूम जाता है। अभी नीडल पे चूंकि इसे सुई पे लगा हुआ है चुंबक, तो घूम सकता है, तो ये घूम जाता है। इसमें हमको पहले से मालूम होता है कि इसमें ये साउथ है, ये नॉर्थ है, सुई पे पहले से लिखा हुआ होता है। अब देखो, अब हम इसकी पोलैरिटी कैसे मालूम करेंगे। हमको पता है ये चुंबक यहाँ पे नहीं है, बस एक ही है, तब हम ज्ञात करेंगे। तो हमको मालूम है कि कब अट्रैक्शन होता है, जब अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने आते हैं। जब अपोजिट पोल यानी कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे के सामने आएंगे तो दोनों चुंबक एक दूसरे को खींचने लगेंगे, यही ना जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये साउथ है और ये एक दूसरे को खींच रहा है, तभी इधर से ये घूम के आया। देखो साउथ पहले इधर था, अब घूम के इधर आ गया। घूम के काहे इधर आया, कहे से कि एन उधर गया है और एस इधर आया है, मतलब एन पे धक्का लगा है और एस पे खिंचाव बल लगा है, यही ना हुआ है। और जिस पोल पे खिंचाव बल लगता है, इसका अपोजिट ये पोल होता है। आप जानते हैं अपोजिट में अट्रैक्शन होता है, अपोजिट में अट्रैक्शन होगा, मतलब कि नॉर्थ साउथ को खींचेगा लेकिन नॉर्थ नॉर्थ को ढकेलेगा, समझ रहे हैं ना। तो नॉर्थ नॉर्थ जब सामने आएंगे तो धक्का यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जब नॉर्थ साउथ एक दूसरे के सामने आएंगे तो अट्रैक्शन होगा यानी आकर्षण बल लगेगा। यहाँ पे भी वही हो रहा है। जब अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने आए तो यानी कि आकर्षण बल लगा। इसीलिए ये साउथ जो इधर पहले था, साउथ जो देखिए सुई जो था इस टाइप के घुमा हुआ था, हम जब इसके पास लाए तब ये घूम करके इधर व्यवस्थित हुआ है, मतलब कि साउथ इधर से इधर आया है। तो इधर से इधर किस लिए आया है, कहाँ से किस पे खिंचाव लगा है, और खिंचाव हमेशा अपोजिट ध्रुव के बीच लगता है, अपोजिट पोल के बीच लगता है। तो यहाँ पे हमको इसकी पोलैरिटी मालूम चल गई। अगर यहाँ पे इस चुंबक में ये नॉर्थ है तो दूसरा क्या होगा, साउथ ही तो होगा। एगो नॉर्थ एगो साउथ, दो पोले होता है, तो दो में से एगो मालूम चल गया तो एगो मालूम कर लेंगे। अब देखो हर एक चुंबक में, किसी भी छोटे से छोटे चुंबक में नॉर्थ साउथ पोल होता है। एक साइड अगर नॉर्थ होगा दूसरे साइड साउथ होगा। यहाँ पे भी वैसे हो गया। अब यहाँ पे एक चुंबक इस टाइप से रखते हैं, दोनों चुंबक की पोलैरिटी हमको पहले से मालूम थी, मतलब कि दोनों चुंबक में कौन नॉर्थ है कौन साउथ है पहले से चुंबक पे लिखा हुआ था, या हम कंपास लगा के ज्ञात किए। अब यहाँ पे इस पे मालूम चल गया कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, ऐसे इसमें कंपास लगा के मालूम कर लेते हैं। और मान लीजिए कि ये यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, ऐसे हम इस चुंबक को रख दिए। अब देखो हम आपको क्या बताए हैं, हम आपको बताए हैं कि चुंबक के क्षेत्र की दिशा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किधर होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा आप जानते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर इस दिशा में होती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, नॉर्थ से साउथ की ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये देखो दिशा ध्यान रखना किधर से है, नॉर्थ से साउथ की ओर है बाबू। अब देखो
अब हम क्या करते हैं, हमको करना क्या है, हमको करना यही है कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी धारावाही चालक तार को लाना है। अब ये को क्या करते हैं, इन दोनों चुंबक के बीच से एगो कॉपर का मान लो वायर निकाल दिए। अब क्या किए, कॉपर का एगो तार खींच दिए। अब इस तार को सीधा प्लग से जोड़ दिए, क्या किए, सीधा बोर्ड में खोस दिए प्लग में। अब इसमें क्या होगा, जैसे प्लग में खोसे इसको, इस तार को, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। मान लो इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, ठीक, मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रहा है विद्युत धारा। तो अब इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो क्या हुआ, ये तार भी चुंबक बन गया। मतलब यहाँ कौ गो चुंबक, 1 2 और 3 गो चुंबक बन गया, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसी के बारे में देखिए। अब इस तार पे बल लगेगा, या तो इधर बल, या तो ये खींचेगा इसको, या तो ये खींचेगा। मतलब कि किधरियो ये धक्का खाएगा, हल्का सा मुड़ जाएगा तरवा। काहे से कि इस पे बल लगेगा। जब ये मैग्नेट बन गया तो आप जानते हैं मैग्नेट या तो एक दूसरे को खींचते हैं और नहीं तो धक्के आते हैं, बस यही होगा ना। तो अगर ये धक्का दे रहा है मतलब ये खींचेगा, ठीक। मान लीजिए कि इसमें जब हम धारा प्रवाहित किए इस तार में तो ये तार ऐसे मुड़ गया। तो अगर ऐसे मुड़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको धक्का दे रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला मैग्नेट इसको खींच रहा है, इस पे बल लगने लगा ना। तो जब हम किसी तार को, किसी चालक तार को, धारावाही तार को हम क्या करते हैं, किसी चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं, तो वो तार जो है उस पर एक बल लगने लगता है। कौन सा बल है, चुंबकीय बल लगने लगता है, ठीक। अब ये चुंबकीय बल की दिशा हमको कैसे मालूम चलेगी, यही सबसे मेन रीजन होता है, सबसे मेन फोकस हमारा इसी पे, इसमें रहेगा इस चैप्टर में। बस इतना ही हमको पता होना चाहिए कि बाबू देखो, जब ये तार मैग्नेट बन गया, पहले से मैग्नेट है, तो दो मैग्नेट एक दूसरे को या तो खींचते हैं सब, और नहीं तो धक्का देते हैं। आकर्षण होता है चाहे प्रतिकर्षण होता है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। तार जो है इस मैग्नेट से प्रतिकर्षित हो रहा है और इस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, यानी आकर्षित हो रहा है। अब हमको कैसे मालूम चला कि किस मैग्नेट से ये आकर्षित हो रहा है, किस मैग्नेट से ये प्रतिकर्षित हो रहा है? तो इसको निकालने के लिए हमारे एक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे बाबू? फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे। पहले का वैज्ञानिक का नाम अलग था, अजीब था, अभी भी होता है। तो अब देखो ये फ्लेमिंग साहब का किए, फ्लेमिंग साहब का है बाबू, देखो हम एक्सपेरिमेंट किए हैं। क्या बोले? हम एक्सपेरिमेंट किए हैं, और एक्सपेरिमेंट से हमको मालूम चला है, हम एगो ट्रिक बनाए हैं कि इस पे बल किस दिशा में लगेगा, इस तार पे बल किस दिशा में लगेगा, तार इधर मुड़ेगा कि इधर मुड़ेगा, इसको पता करने के लिए हम एगो ट्रिक बनाए हैं। क्या बोले? कि हम एगो ट्रिक बनाए हैं। अब कहे कि कौन सा ट्रिक? तो कहे देखो, अपना दाहिना हाथ निकालो और इस टाइप का बना लो, इस टाइप का बना लो, और इस नियम को हम कहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। कहाँ से? कि फ्लेमिंग साहब दिए, अभी फ्लेमिंग साहब दिए तो इनके नाम पे रख दिया गया फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। देखो दाहिना हाथ हमेशा लेना अपना, राइट हैंड, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है इसका नाम। अब इस ट्रिक से हम कैसे पता कर सकते हैं कि इस पे बल कैसे लगेगा? तो देखो ऐसे हम अपने इन तीनों उंगलियों को व्यवस्थित करते हैं, बीच वाली उंगली को और इसको इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। देखो ऐसे गन बनाते हो ना, गन में से बस एक वो उंगलियां मोड़ दो, इस टाइप से बन गया, ठीक, ऐसे बन गया। अब ये दूसरा वाला गन हो गया, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ वाला नियम हो गया। अब देखो, अब ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ नापोगे 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ नापोगे 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो, तीनों उंगलियाँ, तर्जनी और अंगूठा और एक क्या होता है यार, एक का नाम हम भूल रहे हैं, तर्जनी, अंगूठा और देख लीजिएगा बुक में दिया होगा। तो तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। अभी तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो तो हमको बल की दिशा जो है ये अंगूठा बताता है कि तार किधर मुड़ेगा, किधर इस पे धक्का बल लगेगा, यही बताता है। अब देखो, अगर हम इस उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, इस उंगली को धारा की दिशा में रखें, तो ये बल की दिशा को बताता है। क्या बोले? इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखो, ये गन वाला जो उंगली है इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखो, बीच वाली उंगली को धारा की दिशा में, जिधर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है उसकी दिशा में। तो ये जिधर मुड़ जाएगा, इस
पे मतलब ये बल की दिशा दिखाएगा। देखो कैसे, अब मान लो इसमें धारा कैसे प्रवाहित हो रहा है, ऊपर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, इधर ऐसे है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर, धारा इधर, ठीक, धारा इधर। अब देखो, अब ये जो अंगूठा है ये दिखा रहा है बल की दिशा, यानी तार ना हेनी मुड़ेगा ना हेनी मुड़ेगा, इधर आएगा, यानी इधर आए, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक। तो तार पे बल लगने का जो हमको नियम है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निकाला जाता है, और ये हर बार एग्जाम में पूछता है। इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है, और इस बार भी जरूर पूछेगा, 100% गारंटी है, किसी ना किसी पेपर में पूछेगा जरूर, हाई स्कूल के, ठीक, साइंस के पेपर में। अब देखिए, किसी ना किसी पेपर का मतलब कि हर एक पेपर का कोड अलग होता है, तो किसी भी कोड के पेपर में जरूर पूछेगा, एकदम पक्का है, 100% कह रहे हैं कि ये आता है। अब देखिए एक बार और समझिए, इसमें क्या हम बोले कि अपने हाथ में ऐसे उंगलियों को व्यवस्थित करते हैं कि तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री हों, ठीक। तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा, सॉरी देखिए अब याद आ गया, मध्यमा, ये मध्यमा उंगली है, ये तर्जनी है और ये अंगूठा है। हम अपने दाहिने हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी 90 डिग्री तीनों के बीच में बना हो। अब हम तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं और मध्यमा को तार में, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में रखते हैं, ठीक। और जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा दिखाता है, चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा दिखाता है। बस इतना ही है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बस इतना ही लिखना है कि हम अपने दाहिने हाथ को, देखिए लिखिएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार हम अपने दाहिने हाथ के मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, इन तीनों उंगलियों को इस स्थिति में रखते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, यानी 90 डिग्री पे हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं, मध्यमा को चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में रखते हैं। जो अंगूठा होता है, इस स्थिति में जो अंगूठा होता है वो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाता है। बस इतना ही है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का। एक बार और देखिए, इस तर्जनी को किधर रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर है, इस दिशा में। चालक तार में धारा कैसे प्रवाहित हो रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर, सॉरी देखो नीचे से ऊपर की ओर। तो ये बीच वाली उंगली हमारी क्या दिखा रही है, धारा की दिशा, तो ऐसे 90 डिग्री पे है। अब क्या होता है, ये जो है ये अंगूठा इस तार पे लगने वाले बल की दिशा को दिखा रहा है, मतलब बाहर बल लग रहा है, यानी तार जो है बाहर की ओर मुड़ेगा, इस टाइप से मुड़ जाएगा। तो यही है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बस आपका इतना ही इसमें टॉपिक था। पहले तो देखता था, अब तो बस 90 डिग्री वाला न दिया है। पहले देता था तारवा इतना झुका होगा, तब बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस डिक्रीज किया हुआ है, नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा था। मोटर था, जनरेटर था, इसी का यूज होता है, इसी सिद्धांत का यूज होता है मोटर और जनरेटर में। देखिए अब तार पे बल लगा बाहर की ओर, अब क्या करते हैं, एक रोटर ले लेते हैं, उसी पे तार वाला लपेट देते हैं। बल लगा मतलब वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, घूमने की कोशिश करेगा, बस इसको इस डंटिया को घुमा देगा, ठीक। इसी टाइप से मोटर बनता है। अभी खैर आपके चैप्टर में नहीं है, उसको डिक्रीज कर दिया हुआ है, घटा दिया हुआ है, काट दिया है आपका सिलेबस, इसलिए आपके सिलेबस में नहीं है। तो बस आपको इतना ही समझना है कि किसी चालक तार पर कैसे बल लगता है, किसी धारावाही चालक तार पर जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में हम रखते हैं तो बल कैसे लगता है, इसी के बारे में। देखिए बस इतना ही लिखिएगा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार को रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिस बल की दिशा हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम आप लिख दीजिएगा, ठीक। अगर बोलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा और बल बताइए, तो यही बस आप लिख देंगे, हो जाएगा। अभी फार्मूला भी होता है इसका, बल कितना लगेगा, इसके बारे में भी पिछले साल दिया था, इस बार नहीं दिया हुआ, इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, नहीं तो हम सारा बताते। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं और आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। अब दूसरा टॉपिक है आपका घरेलू विद्युत परिपथ। क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ। अब घरेलू विद्युत परिपथ मतलब वायरिंग, हमको वायरिंग करना है घर का। तो देखो हमारे घर में पहले आता है मेन केबल,
क्या आता है? मेन केबल। और मेन केबल या तो पोल से आएगा और नहीं तो कहीं कहीं धरती आता है, मतलब नीचे से आता है, ग्राउंड केबल आता है कहीं कहीं। तो केबल जो होता है आप देखे होंगे, उस केबल में क्या होता है? 2 तार होता है। कौगो तार बाबू? 2 तार होता है। एक तार होता है रेड और एक तार होता है ब्लैक, और कभी कभी तीसरा तार भी मिल जाता है जो ग्रीन कलर का होता है। तो अभी ग्रीन वाले के बारे में नहीं बात करते हैं, अभी बात करेंगे इसके बारे में, देखिएगा। तो देखिए, ये जो ब्लैक तार होता है ये अर्थिंग का काम करता है, जिसको हम अर्थ बोलते हैं, यही ब्लैक होता है। और ये जो प्लस होता है यही फेज है, जिसको हम फेज बोलते हैं। तो अब बस इतना समझिए कि जो रेड होता है, जो रेड कलर का वायर होता है, केबल में जो रेड होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक तार। और जो ब्लैक कलर का तार होता है उसको निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव यानी ऋणात्मक तार। और एक होता है, इसको ऋणात्मक तार को हम बोलते हैं उदासीन तार भी बोलते हैं, ठीक। तो इसको हम उदासीन तार भी बोलते हैं। अब देखिए, ये फेज है, ये उदासीन तार है, मतलब कि ऋणात्मक तार है, इसको बोल सकते हैं। अब आप देखिएगा कि केबल में जो तार होता है उस पर कवरिंग होता है, वही कवरिंग रेड कलर का और ब्लैक कलर का होता है। अब इसको हम तार को लाएं और तार को ला करके क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। पहले किससे जोड़ेंगे? तो पहले ले जाके सीधा मीटर में जोड़ते हैं। जो विद्युत मीटर होता है जो क्या करता है? बिजली को मापता है और यूनिट का खर्च बताता है कि यूनिट आप इतना यूनिट उठा चुके हैं, जो मीटर आता है उसको डायरेक्टली ले जाके पहले मीटर से जोड़िए। मीटर से जुड़ दिया। अब मीटर से जो वायर निकलता है, जो मीटर से वायर निकलता है, इससे एगो बोर्ड लगा होता है, बड़का बोर्ड लकड़ी का लगा होता है ना। और इस लकड़ी के बोर्ड पे बड़का बड़का फ्यूज लगा होगा, बड़का बड़का फ्यूज, आप जानते होंगे फ्यूज पत्थर का लगा होता है, इसे निकालने वाला, तो फ्यूज लगेगा। तो देखो, पहले ग्राउंड से आया वायर, यानी ग्राउंड से या पोल से आया, केबल आया, और केबल सीधा ले जाके मीटर में जोड़ो, मीटर का ले जाके सीधा फ्यूज में जोड़ो। अभी फ्यूज से निकलेगा तो ये दोनों अब मेन तार हैं, मेन तार है। अभी आप कुछ लोड नहीं जोड़े हैं। अब आपको अपने घर में काम कराना है, लाइट से काम कराना है, मान लीजिए पंखा चलाना है, कूलर चलाना है, तो इन सभी को जोड़ना है। तो अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो अब एक आता है मेन बोर्ड, मेन बोर्ड, और इस बोर्ड में होंगे कई स्विच होंगे, मतलब बटन होंगे, जिसको दबा करके हम पंखा चालू करते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो वो स्विच होंगे। अब इसमें क्या होगा? तो इस मेन बोर्ड में एक तार जाएगा, दोनों तार जाएगा, ठीक। इसमें मेन बोर्ड में दोनों तार जाता है। अब इसमें प्लग भी है, काहे दोनों तार भेजे, कहीं हम भेज सकते थे, अब दोनों भेज रहे हैं इसलिए काहे से कि इसमें प्लग भी होता है, बोर्ड में स्विच भी होता है और प्लग भी होता है। मान लीजिए प्लग है बड़का बड़का, छोटका छोटका स्विच है, ठीक। हम छोटा छोटा जो बना रहे हैं स्विच है, तो ये स्विच है, ये भी स्विच है, और ये जो दिख रहा है बड़ा बड़ा ऊपर का ये प्लग है। तो ये मान लीजिए स्विच है। अब इसमें दोनों वायर को लाए। अब इस प्लग में 3 खूंटी होता है, वैसे आप देखे होंगे 5 गो, लेकिन 2 गो जो निचवा का होता है उससे में होता है। ये देखिए, ये 3 खूंटी होता है। अब यहाँ पे जो होता है यही होता है, दोनों एक ही होता है, एक ही, ठीक। तो देखिएगा वो दोनों एक दूसरे में जुड़ा होता है, 3 ही खूंटी होता है। 2 जो देखिए ऐसे ऐसे होता है ना खूंटी, ऐसे, तो एक तार इस दोनों में जुड़ जाएगा, एक तार इस दोनों में, इसमें कुछ नहीं जुड़ता है। अभी बता रहे हैं इसमें क्या जुड़ता है। तो अब ये प्लग में 3 खूंटी होता है, और 3 खूंटी में क्या होता है, एक तार ला के इसमें जोड़ दीजिए और एक तार ले जाके स्विच में पहले जोड़िए। स्विच में, स्विच से निकला तो इस खूंटी में जुड़ गया, ठीक। ऐसे ही फिर एक मेन वायर जो है फिर इस स्विच में जोड़िए, और फिर दूसरे स्विच में एक और क्या रहता है। देखिए, हम एक बार फिर से अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका बोर्ड, ये एक हो गया आपका प्लग, और ये हो गया आपका एक प्लग। यहाँ पे हो गया एक स्विच, यहाँ पे हो गया एक स्विच, और यहाँ पे हम कई स्विच बना रहे हैं, कई स्विच बना रहे हैं। 3 ठे स्विच बना दिए, काफ़ी है। अब देखिए, अब क्या होगा, अब हम पहले इन स्विच का सीधा कनेक्शन करते हैं। तीनों स्विच का ऊपर वाला एक गो टर्मिनल जोड़ दीजिए, और इसका भी, इन दोनों स्विच का भी ऊपर वाला टर्मिनल जोड़ दीजिए। अब इसमें से एक तार लाइए
और इस स्विच में कनेक्ट कर दीजिए और इस स्विच से एक और तार लाइए, इस स्विच के ऊपर वाले में कनेक्ट कर दीजिए। सभी स्विचों में एक वायर चला गया, ठीक, एक वायर सभी स्विचों में चला गया। अब एक जो है ये मेन होता है, इसको लाइए और इसको इस प्लग में, आप जानते हैं 3 गो खूंटी होता है, इस 3 गो खूंटी में से एक खूंटी में जोड़ दीजिए। अब इस खूंटी से निकालिए और इसको ले जाके इसमें जो है, इसमें 3 खूंटी है, इधर वाले में जोड़ दीजिए। अब इसमें एक एक बचा, अब इसमें ये क्या कीजिए, ये वाला इसमें जोड़ दीजिए, ये वाला इसमें जोड़ दीजिए, तो इसे कनेक्शन होता है। मतलब देखिए, अब हम आपको कनेक्शन समझा रहे हैं लेकिन आपके बुक में दिया नहीं है। आपको बस दे देगा कि एक स्विच को जोड़ देंगे और उसके बाद स्विच को पहले जोड़ देंगे और उसके बाद हम अप्लायंस को जोड़ देंगे। मतलब कि देखिए, आपको दिया होगा क्या, हम किसी भी अप्लायंस को जोड़ते कैसे हैं। तो ये मान लीजिए आपका फ्रिज है ना, तो इस फ्रिज में क्या करेगा, एक पहले स्विच लगाएगा, एक स्विच लगाएगा, एक स्विच, और स्विच से निकला फ्रिज में गया, दोनों तार को ले जाना है तो एक को डायरेक्ट पहुंचा देगा और एक को स्विच से, तो ये फ्रिज चलने लगेगा। स्विच को दबाएंगे, फ्रिज चलने लगेगा। और ये स्विच किस में होता है, तो बोर्ड में लगा होता है और इसी बोर्ड को हम मेन बोर्ड बोलते हैं। तो यही है हमारे घर का घरेलू परिपथ, क्या है, यही है। अब इस बोर्ड में जो होता है, सभी जो अप्लायंस होते हैं हमारे पैरेलल में लगे होते हैं, यानी कि समांतर क्रम में लगे होते हैं। आप जानते हैं समांतर क्रम क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए 4 गो बल्ब जोड़ना है, 4 गो बल्ब जोड़ना है, हमको 4 गो बल्ब अपने घर में लगाना है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे 3 बल्ब हम बना रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो तीनों बल्ब को कैसे जोड़ेंगे। तो तीनों बल्ब को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एक एक, देखिए, एक यहाँ से 2 केबल में 2 तार आता है, तो डायरेक्ट हम 2 केबल में जो तार है उसको यहाँ से, इसको यहाँ से जोड़ देंगे, इसको यहाँ से, एक हो गया, फिर इसको यहाँ से और इसको भी एक तार ले जाके यहाँ से, फिर इसमें से इसे, मतलब कि सबको एक ही तार से जोड़े रहेंगे, ठीक। तो इसे ले जाके जोड़ेंगे। और श्रेणी क्रम क्या होता है, तो श्रेणी क्रम भी हम आपको बता चुके हैं कि अब श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, तो श्रेणी क्रम में इसे जोड़ते हैं। यहाँ पे दोनों बल्ब का एक एक टर्मिनल बल्ब में जोड़ देंगे और जो तार आया हुआ है उसको एक को एक से, दूसरा दूसरे से, ऐसे जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम। तो इसको श्रेणी क्रम में हम घरेलू परिपथ को नहीं जोड़ते हैं, हम पार्श्व क्रम में, यानी कि समांतर क्रम में, इस क्रम में हम सभी घरेलू परिपथों को जोड़ते हैं। घरेलू मतलब अप्लायंस को जोड़ते हैं। अब एक चीज़ आता है यहाँ पे, सबसे मेन है फ्यूज। सबसे मेन फ्यूज इसलिए है कि फ्यूज अगर नहीं होगा तो हमारे घर के जो सभी अप्लायंस होंगे वो जल जाते हैं। फ्यूज कैसे काम करता है इसके बारे में आपके चैप्टर में दिया हुआ है। अब ये फ्यूज जो होता है इसमें पत्थर का लगा होता है, पत्थर लगा होता है और पत्थर पे 2 टर्मिनल होते हैं इस टाइप के। ये पत्थर हो गया आपका और इस पत्थर पे 2 टर्मिनल होते हैं। अब इन 2 टर्मिनल मतलब समझते हैं ना, लोहा का चाहे कापर का खूंटी रहता है, लोहा चाहे कापर का खूंटी लगा होता है इस पत्थरवा में। अब इसमें क्या होता है, हम एक पतला, बहुत पतला तार लेते हैं जिसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो और उस पतले तार को इन दोनों से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब दोनों खुटिया को जोड़ देते हैं। अब इस तार में तब तक धारा नहीं प्रवाहित होगा जब तक कि जुड़ेगा नहीं। अब बिचवा में इसमें खाली है, जब फ्यूजवा में जोड़े थे ना, तो फ्यूज में यहाँ पे एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं और यहाँ पे एक टर्मिनल से। अभी दोनों तारवा एक दूसरे से सटा नहीं है, जब ये पूरा होगा बीच में एगो तार अगर जोड़ दें तब ही चलने लगेगा हमारा परिपथ। तो हम क्या करते हैं, इस फ्यूज के ढक्कन में, है ढक्कन पत्थर जो लिए हैं, देखिएगा फ्यूज में एक होता है यहाँ पे और एक ढक्कन इसका होता है, और ढक्कन में इस टाइप का खूंटी लगा होता है और इसमें भी 2 खूंटी लगा होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक तार को मेन को ले जाएंगे और जो घर में ले जाना है यहाँ से ले जाएंगे। अब ये जो हम जिसमें तार जोड़े हैं, ये ढक्कन जो है इसमें खूंटी रहता है, तो इसको जो जोड़े हैं तार को, इसको ले जाके इसमें लगा देते हैं और लगाते हैं, बस बीच में जानते हैं कि इसमें तार लगा हुआ है, परिपथ पूरा हो जाता है और फिर धारा प्रवाहित होने लगता है। अब देखिए, ये फ्यूज हमारे अप्लायंस की रक्षा कैसे करता है। अब होता ये है कि मान लीजिए 2 तार से धारा जा रहा है, दोनों में फ्यूज लगा हुआ है और दोनों में आप जानते हैं कि थोड़े दूर ये जो ढक्कन हम लगाए हैं इसमें बहुत पतला तार लगाए हैं, बहुत पतला तार लगाते हैं। अभी पतला तार जो है ये काम करेगा कब तक, जब तक इसमें बहुत कम धारा प्रवाहित हो, मतलब कि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी जाए, ठीक। काहे काम करेगा तब तक, देखिए अगर मान लीजिए बल्ब जलाना है तो उस पर काम कर जाएगा, ठीक।
कुछ प्रेस व्रेस चला रहे हैं उस पर काम कर जाएगा, कुछ कर रहे हैं उस पर काम कर जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा लोड होगा ना, मान लीजिए ला के सीधा 2 HP का मोटर जोड़ देंगे तो ये जल जाएगा, तरवर टूट जाएगा, गर्म होके जल जाएगा, टूट जाएगा। काहे से कि ये पतला तार है, और आप जानते हैं पतले तार का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। जितना पतला तार उतना ज़्यादा प्रतिरोध, हम आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। अभी पतले तार का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, जितना प्रतिरोध उतना तेज हीट, उतना ज़्यादा हीट। ठीक, ऐसे हम बताए थे आपको पिछले चैप्टर में। तो अब इस तार का प्रतिरोध ज़्यादा है, जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा, और जब हीट होगा तो है कोनो चीज़ का तार है मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघल के जल जाएगा। और जैसे जलेगा परिपथ टूट जाएगा, धारा फिर से प्रवाहित नहीं होगा। और जब धारा नहीं प्रवाहित होगा तो हमारे अप्लायंस बच जाएंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी ही आगे नहीं जाएगा फ्यूजवा से तो कुछ जलेगा नहीं। कहाँ से कि फ्यूज जस्ट मीटर के बाद लगाया जाता है। कहाँ से कि मीटर के बाद ही सारे अप्लायंस लगाने हैं, और सारे अप्लायंस के पहले अगर हम फ्यूज लगा दें तो सारे अप्लायंस हमारे जलने से बच सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। फ्यूज का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ये हीट हो जाता है और हीट होकर मेल्ट हो जाता है। अब आपको हम बताए हैं यहाँ पे देखिए, मेन तार आया मीटर में लगा, मीटर से फ्यूज में, और फ्यूज से आया तो एक मेन बोर्ड होता है जिसमें सारे अप्लायंस के स्विच लगे होते हैं। और स्विच का कनेक्शन भी हम आपको बता दिए, इसमें प्लग भी लगे होते हैं। ला करके प्लग में जोड़ दीजिए, स्विच में जोड़ दीजिए। और हर एक अप्लायंस के लिए, मान लीजिए ये फ्रिज है तो फ्रिज के लिए एक स्विच से तार आएगा और एक ये मेन तार आएगा। ठीक, अब मान लीजिए ये बल्ब है तो बल्ब के लिए दूसरे स्विच से एक तार आएगा और यही मेन तार, दूसरा मेन तार ही आएगा। ठीक, फिर मान लीजिए कि एक पंखा है तो पंखे के लिए ये जो सबके लिए मेन जा रहा है वो इसमें जाएगा पंखे में, और दूसरे स्विच से एक तार आएगा। ठीक, तो ये होता है, और ऐसे पंखा चलने लगेगा। तो आपके घरेलू परिपथ ऐसे ही लगे होते हैं, पार्श्व क्रम में लगे होते हैं। फ्यूज क्या करता है, उनकी रक्षा करता है, और यही है आपका घरेलू परिपथ। आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, PDF नोट्स का लिंक, वहाँ से जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये चैप्टर आज एंड हो गया, ख़त्म हो गया। अब फिजिक्स भी ख़त्म हो गया, अब हम केमिस्ट्री चालू करेंगे, और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड चैप्टर पढ़ना है, लेकिन हम पहले अब पढ़ेंगे हो सकता है कार्बन और उसके यौगिक, कैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हम अगले चैप्टर को चालू करेंगे। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसका नोट्स अगर चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन डाउनलोड करके बस रखिएगा नहीं, लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर डाउट हो तभी नोट्स डाउनलोड कीजिए, अगर डाउट ना हो अपने मन से लिख सकते हैं तो अपने मन से लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।